नमस्कार साथियों, मैं पवन नंदा फिर हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल अंश ज्ञानी बाय पवन नंदा में आपके सामने एक अपनी न्यू वीडियो लेकर। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो को आपने जो प्यार और समर्थन दिया उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा कि काफ़ी साथियों ने उसमें कमेंट डाले और कई क्वेरीज भी थी। तो मैंने धीरे धीरे उन क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करी है और कुछ लोगों के मेरे पास पर्सनल फ़ोन भी आए किसी स्टॉक से रिलेटेड, तो बहुत अच्छा लगा। और इसी सहयोग और आशा की अपेक्षा करते हुए मैंने अपनी नई वीडियो तैयार कर ली है, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक अपील करूँगा कि जो भी लोग मेरी इस वीडियो को नए लोग देख रहे हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने मेरे दोस्त इन्वेस्टर सब्सक्राइब्ड होल्डर हैं वो इसको लाइक और शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशंस आगे भी लोगों के काम आए और लोगों को इससे फ़ायदा मिले। ओके, धन्यवाद दोस्तों। इसी आशा के साथ, इसी सहयोग की अपेक्षा के साथ मैं अपनी अगली वीडियो स्टार्ट करता हूँ, जिसका टॉपिक है म्यूचुअल फंड। आजकल जैसे बहुत ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि म्यूचुअल फंड सही है, सही है, सही है। तो इसके लिए मैं अपने कुछ विचार आपके सामने व्यक्त करना चाहूँगा। दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड कोई स्टॉक कंसल्टेंट नहीं हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के बेस पे फाइनेंशियल सेक्टर की अच्छी समझ रखता हूँ। लगभग 27-28 साल से मैं इस सेक्टर में हूँ और भगवान की कृपा से अपने साथ अच्छे साथियों को जोड़ा है और एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड किया है। तो इसी एक्सपीरियंस के बेस पे आपको जो है अपने सुझाव और राय देने की कोशिश करता हूँ। इसमें मेरे से संबंधित कोई भी आपको, मेरी राय से संबंधित कोई भी आपको बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर कुछ भी आप बाय या सेल करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट या जिस पे भी आप वित्तीय रूप से विश्वास करते हैं उससे सलाह ज़रूर लें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। म्यूचुअल फंड क्या सही है? दोस्तों, आज सरकार बहुत ज़्यादा प्रचार कर रही है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाए। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। बेसिकली काफ़ी लोगों को तो समझ है, लेकिन जो नए इन्वेस्टर हैं उनको इस बारे में नहीं पता कि म्यूचुअल फंड बेसिकली है क्या। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले बताऊंगा, और इसके बारे में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में काम करना ज़्यादा सही है या खुद अपना डीमैट अकाउंट खोलकर उसमें काम करना ठीक है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखिए, म्यूचुअल फंड जो है कोई भी संस्था, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, सरकार भी अपने लेवल पे कोई भी इंस्टीट्यूशन या नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जो लोगों से फंड्स कलेक्ट करके, पैसा कलेक्ट करके आगे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है और आपको उस पे होने वाली रिटर्न डिविडेंड के रूप में, लाभांश के रूप में आपको वापस करता है, इसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन, या चाहे वो सरकारी हो सकता है या गैर सरकारी हो सकता है, वो लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं और उस पैसे को आगे इक्विटी मार्केट में या डेट मार्केट में लगाकर आपको उस पे होने वाले प्रॉफिट का एक शेयर देते हैं। तो सिंपल सी एक बात है कि आपसे एक पैसे की इन्वेस्टमेंट ली जाती है, उस पैसे को आगे मार्केट में कहीं पे भी लगाया जाता है, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो यानी शेयर मार्केट हो या डेट मार्केट हो, बॉन्ड्स हो। ये उस फंड मैनेजर की या उस म्यूचुअल फंड होल्डर की अपनी एक डिसाइडेड स्ट्रेटजी होती है। उसके बेस पे वो आपके पैसे को लेकर, आपकी कैपिटल को लेकर उस पर वर्किंग करते हैं और उसके बाद उससे होने वाले प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये कितना बढ़िया काम है कि लोगों का पैसा लेकर और उसको जो है आप यूज़ करें और उसके ऊपर ये रिटर्न दें। तो इस काम को जो कहा जाता है वो म्यूचुअल फंड
वर्किंग कहा जाता है। मतलब म्यूचुअल फंड जो होता है, कोई भी एक फंड मैनेजर, उसमें क्या होता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है, उसका एक नाम रखा जाता है और वहाँ पे एक फंड हाउस क्रिएट किया जाता है और उस फंड हाउस का पहले NFO यानी कि न्यू फंड ऑफर दिया जाता है और उसके बाद जो है उस पैसे को आगे इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में या डेट फंड में या बॉन्ड्स में, या आजकल तो मल्टी एसेट फंड आ चुके हैं, कमोडिटी में या सेक्टोरल फंड आ चुके हैं, किसी भी सेक्टर में पैसे को लगाकर आपको उस पर होने वाली रिटर्न का एक शेयर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को म्यूचुअल फंड कहते हैं। ये दो तरीके से पैसा लेते हैं। ये जो फंड होते हैं ये दो तरीके से आपकी से पैसा लेते हैं। एक तो एक मुश्त यानी कि लमसम, जिसे हम कहते हैं कि FD टाइप, एक मुश्त पैसा दे दीजिए, और दूसरा होता है कि मंथली या रेकरिंग, हर महीने कुछ अमाउंट जो है इन फंड्स में आप इन्वेस्ट करते रहिए, ठीक है। और उसके बदले में जिसको ये SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या SIP के नाम, जो जैसे कि आज SIP बहुत कॉमन वर्ड है तो ये यूज़ करते हैं। तो ये फंड जो होते हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, अपना एक फंड हाउस क्रिएट करते हैं और लोगों से पैसा लेते हैं। ये पैसा दो तरीके से लिया जाएगा, या तो एक मुश्त यानी कि लमसम अमाउंट ली जाएगी, या फिर इनको सिस्टमैटिक मंथली बेस पे आपसे पैसा लिया जाएगा और इस पैसे को आगे इक्विटी में, स्टॉक मार्केट में, उनके जो एक स्पेसिफाइड स्टॉक होंगे, जो उनका फंड मैनेजर होगा, उस पोर्टफोलियो को एक अपना पोर्टफोलियो बनाएगा, चाहे वो सेक्टोरल हो सकता है या जो भी उस फंड का ऑब्जेक्ट है वो पहले स्पेसिफाइड होगा। इसको सरकार से या जो भी म्यूचुअल फंड की अथॉरिटी है उससे पहले अप्रूव करवा के आगे ये काम शुरू किया जाता है। तो इस तरीके से आपके पैसे को लेकर उस पैसे पे आपको रिटर्न दी जाती है। तो ये एक इसमें एक पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आम लोग जो है इसको समझ लें कि आपका पैसा जो है मार्केट में ही मोस्टली लगाया जाता है, या डेट फंड जैसे कि फिक्स डेट वाली सिक्योरिटीज होती हैं उनमें लगाया जाता है। इसमें जो होता है आपको यूनिट अलॉट की जाती हैं। जैसे स्टार्टिंग में NFO न्यू फंड ऑफर आएगा तो उसमें यूनिट का रेट मोस्टली 10 रुपये रखा जाता है। यानी अगर सपोज कीजिए कि आप 10,000 रुपये लगाते हैं तो NFO का एक टाइम पीरियड होता है, उसमें 10 रुपये अगर आप लगाते हैं, 10,000 रुपये लगाते हैं, 10 रुपये एक यूनिट का रेट है, तो आपको 1,000 यूनिट अलॉट कर दी जाएंगी। ये सिंपल है। और उसके बाद अगर ऐसे ही मंथली आप लगाते हैं तो उसमें अगर आपने 1,000 रुपये की सिप स्टार्ट करी है तो 1,000 रुपये में 10 रुपये के हिसाब से आपको 100 यूनिट अलॉट कर देंगे। और उसके बाद इसका ये 10 रुपये प्राइस स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट की वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग, मार्केट की ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो होता है, इसमें अगर रेट में वृद्धि होती है यूनिट्स के, तो आपका जो है वो यूनिट रेट बढ़ जाता है, आपकी जो फंड वैल्यू बढ़ जाती है, जिसको NAV कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू। और उसके बाद जो है आप इसको रिडीम कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप सेल करते हैं तो आपको पैसा मिल जाता है। एक सिंपल सी एक मतलब कि कैलकुलेशन देखें, जैसे किसी आदमी ने 10,000 रुपये लगाए हों और 10,000 रुपये में 10 रुपये NFO या 10 रुपये का रेट हो NAV, तो उस केस में उसको 1,000 यूनिट अलॉट हो जाएंगे। और कुछ टाइम बाद अगर उसका रेट 11 रुपये हो गया है तो 1 रुपये पर यूनिट उसको फ़ायदा हुआ है, ठीक है। और उसके पास 1,000 यूनिट है तो 11 गुना 1,000, 11,000 रुपये उसको वापस मिल जाएंगे। तो 1,000 रुपये उसको मोटा मोटा फ़ायदा हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर यूनिट का रेट 10 से 9 हो जाएगा तो 1,000 नुकसान हो जाएगा। तो इसी तरह से 1 रुपये नुकसान है तो 1,000 यूनिट पे 1,000 रुपये नुकसान हो जाएगा। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। इतना सभी को समझ आता है। तो म्यूचुअल फंड जो होते हैं ये इतने सिंपल भी नहीं है जितने सिंपल हैं। इसमें आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको मैं कुछ चार्जेस के बारे में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड लेते हुए अगर मार्केट में ही पैसा लगना है तो क्यों ना हम अपना खुद का डीमैट खोल के उसमें इक्विटी में मार्केट में पैसा लगाएं, और क्यों म्यूचुअल फंड के इतने चार्जेस जो हैं हम दें। क्योंकि अब पिछले कुछ टाइम से देखिए कि कोरोना में मार्केट जो थी
निफ्टी 7500 तक आ गई थी, ठीक है। उसके बाद जो है निफ्टी जो है उसके बाद 26,000 तक गई, मोटा मोटा 3.5-4 गुना निफ्टी में रिटर्न आई। तो क्या म्यूचुअल फंड में इस दौरान इतनी रिटर्न मिली है? आप सोच के देखिए कि क्या आपके म्यूचुअल फंड में जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, चाहे वो लमसम या एसआईपी, उसमें रिटर्न क्या इतनी रिटर्न आई है? मुझे लगता है इतनी रिटर्न नहीं आई होगी। हाँ, रिटर्न जरूर आई होगी क्योंकि मार्केट में पैसा लगा है तो रिटर्न तो डेफिनेटली आई होगी, लेकिन इतनी रिटर्न नहीं आई होगी। तो इसका क्या कारण है? जब आपका पैसा लगा है मार्केट में तो आपके पैसे को उतनी रिटर्न क्यों नहीं मिली? स्टॉक्स तो 10-10 गुना हुए। अगर एक पोर्टफोलियो मैनेजर ने आपके उसके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक थे जो 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना भी हुए हैं, तो क्या आपको 20 गुना रिटर्न मिली है? नहीं मिली होगी। तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो कि एनएवी को अफेक्ट करते हैं, जिससे एनएवी जो होती है वो कम होती है। तो मैं आपको धीरे धीरे कुछ चार्जेस जो मेरे को पता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके आप जो है आपकी इन्वेस्टमेंट जो है आपको पता होना चाहिए कि जो आप पैसा दे रहे हो उस पर क्या क्या कटता है, आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, ताकि आपको एक फेयर वैल्यू मिले और आपको पता हो कि आपके पैसे के साथ क्या किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं मैनेजमेंट चार्जेस। देखिए, कोई भी फंड हाउस आपके पैसे को मैनेज कर रहा है तो वो नेचुरल है कि थोड़े चार्जेस लेगा। तो इसमें जो सबसे पहले जो होते हैं मैनेजमेंट चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, जो कि 0.2% से किसी किसी जगह 3% तक होते हैं। खुद सोचिए, 0.2% से लेकर 3% तक मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं जो कि फंड मैनेजर द्वारा लिए जाते हैं। ये आपके पैसे में से ही काटे जाते हैं। समझ आती है बात? इतना पैसा आपसे फंड मैनेजर हर बारी ले लेता है। हाँ, इतना जरूर है कि जो डायरेक्ट इन्वेस्ट, जो एक मुश्त या लमसम इन्वेस्ट करते हैं उसमें चार्जेस कम होते हैं, लेकिन जो एसआईपी है यानी कि मंथली बेस पे जहां इन्वेस्टमेंट की जाती है वहां पे चार्जेस एक मुश्त या लमसम की बजाय बहुत ज्यादा होते हैं। तो पहले आपसे मैनेजमेंट चार्जेस लिए जाएंगे, उसके बाद ट्रांजैक्शन चार्जेस लिए जाएंगे आपसे। ट्रांजैक्शन चार्जेस वन टाइम भी हो सकते हैं या एसआईपी पे अलग अलग भी हो सकते हैं। ये भी आपके पैसे में से ही कटने हैं, आपके रिटर्न में से ही कटने हैं। क्लियर है ना? पहले मैनेजमेंट चार्जेस ले लिए, फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस ले लिए, उसके बाद इसमें होता है एग्जिट लोड। अगर आप जब इन म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं, जो आप अपने फंड को, या रिडीम मतलब सेल करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, एक एग्जिट लोड लिया जाता है फंड हाउस के द्वारा। हाँ, उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है कि अगर आपने उस टाइम पीरियड से पहले में रिडीम करवा लिया तो आपसे एग्जिट लोड लिए जाएंगे, और उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड या लॉक इन के बाद आपने रिडीम करवाया तो आपसे एग्जिट लोड लिया नहीं जाएगा, बट एग्जिट लोड लिया जाता है। उसके अलावा और क्या होता है, स्टैंप ड्यूटी ली जाती है आपसे। जो भी आप पैसा देते हो उसके ऊपर मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट जो फंड मैनेजर करते हैं या फंड हाउस करते हैं, तो उस पर आपसे स्टैंप ड्यूटी भी ली जाती है। क्लियर? उसके बाद आपसे एसटीटी ली जाती है। एसटीटी क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, क्योंकि पैसा इक्विटी में लग रहा है, इक्विटी में लग रहा है तो सिक्योरिटीज में लग रहा है, तो सिक्योरिटीज पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलग से लिया जाएगा। और इसमें क्या होता है, ये 0.01% से लेकर मोस्टली होता है, और डेट फंड में कोई एसटीटी नहीं होता। एक बात याद रखना, जो डेट फंड में इन्वेस्टमेंट होती है उस पर एसटीटी नहीं होता, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में नहीं की जा रही। एसटीटी उन्हीं पे ही ली जाती है जिसमें इक्विटी या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जाती है। फ्रेंड्स, एसटीटी के बाद जो नेक्स्ट चार्ज है म्यूचुअल फंड पे वो है टैक्स। म्यूचुअल फंड पे टैक्स भी लगाया जाता है। ये टैक्स तब लगता है जब म्यूचुअल फंड को रिडीम किया जाता है, मतलब जब सेल करते हैं। जब म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं, जो इसका डिविडेंड या लाभांश जो हमारा प्रॉफिट मिला है उसके ऊपर सरकार जो है टैक्स लेती है, और ये दो तरीके से कैलकुलेट होता है।
शॉर्ट टर्म टैक्स एंड लॉन्ग टर्म टैक्स। मतलब शॉर्ट टर्म जो 1 साल से कम टाइम के लिए आपने म्यूचुअल फंड चलाया है, या 1 साल के अंदर जो भी म्यूचुअल फंड आपने लेके सेल कर दिया है, तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म टैक्स लगेगा। और अगर आपने 1 साल या उससे ज़्यादा अवधि के लिए म्यूचुअल फंड को रिटेन करने के बाद उसको सेल किया है, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अब इस फाइनेंशियल ईयर में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वो लगभग उसकी जो परसेंटेज है वो 15 से 20% हो गई है। इट मीन्स के 20% आपको प्रॉफिट पे टैक्स देना होता है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो जो है, इसमें क्या होता है कि पहले 1.25 लाख रुपए तक जो भी होता है वो एग्जम्प्ट होता है, और 1.25 लाख से ऊपर जो है पहले 10% था, अब 12.5% जो है LTCG आपको देना होगा, जो भी आपको म्यूचुअल फंड में गेन हुआ है। इसके अलावा जो है इसमें नेक्स्ट आता है कस्टोडियल एंड ट्रांसफर एजेंसी फीस। ये भी म्यूचुअल फंड के ऊपर एक चार्ज है, जो कि कस्टोडियल और ट्रांसफर एजेंसी फीस के रूप में लगता है। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बाद में समझाऊंगा, तो वो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट जो है एडवाइज़र फीस। एडवाइज़र फीस क्या होती है कि जो भी फंड मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर आपको जो एडवाइस देते हैं, ठीक है, आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए जो भी एडवाइस देते हैं, तो वो एक एडवाइजरी फीस भी मतलब कि आपसे चार्ज करते हैं। कुछ मामलों में ये ईयरली होती है, जैसे कि 10 लाख पे 1% मतलब 10,000, जितना AUM होगा, एसेट अंडर मैनेजमेंट होंगी। अगर एक आइडिया के रूप में बताऊं तो जैसे 10 लाख है, 10 लाख का 1% मतलब 10,000 पे ईयरली जो है आपसे एडवाइज़र फीस चार्ज की जाएगी। ऐसे ही जितना AUM होगा उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ती जाएगी। तो इसमें अलग से एक एडवाइज़र फीस भी आपसे ली जाती है, और इसका चार्ज भी किस पे पड़ता है? जो निवेशक हैं, क्योंकि जितने भी चार्जेस हैं वो किसी फंड हाउस ने नहीं देने। वो चार्जेस सभी के सभी जो हैं आपके यूनिट्स में से कम होंगे, आपके रिटर्न में से कम होंगे। उससे आपके या तो यूनिट कम हो जाएंगे या NAV कम हो जाएगी, जिससे कि अल्टीमेटली वो चार्जेस जो है वो कस्टमर पे ही इनबिल्ट होते हैं। उसके बाद एक लास्ट में एक और चार्जेस है, और इसके अलावा भी और कई चार्जेस हो सकते हैं जो मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है। एक होती है एजेंट कमीशन। देखिए, जो भी आप म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं ये 2 तरीकों से हो सकते हैं। या तो आप फंड हाउस या इंस्टीट्यूशन से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या फिर किसी ब्रोकर के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और मोस्टली जितने भी म्यूचुअल फंड परचेज किए जा रहे हैं उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो एजेंट या ब्रोकर के थ्रू ही परचेज किया जाता है। उसमें जो भी एजेंट या ब्रोकर होता है वो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताता है, सेलिंग करता है, इसके बदले में उसको कमीशन दी जाती है। तो वो कमीशन भी जो होती है वो एक काफ़ी हैंडसम अमाउंट होती है। उसका इम्पैक्ट भी जो इन्वेस्टर है उसकी रिटर्न पे ही पड़ता है। तो ये कमीशन कितनी हो सकती है? मोटा मोटा ये 0.1% से 2% तक हो सकती है, और ये लगातार SIP पे ये हर बार कटती है। तो इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी कि म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा नहीं है कि जितना पैसा आप लगाते हो उसकी आपको सेम के ऊपर सेम रिटर्न मिलती है, ऐसा नहीं होता। उसमें बहुत सारे चार्जेस होते हैं, जो कि मैंने आपको 8-9 तरह के चार्जेस जो मेरी नॉलेज में थे मैंने आपको गिनवाए हैं। इसके अलावा भी और कई चार्जेस हो सकते हैं जो हो सकता है कि मेरी नॉलेज में ना हो। तो ये कुछ चार्जेस थे जो मैंने आपको बताए कि म्यूचुअल फंड में ये इम्प्लीमेंट होते हैं। तो दोस्तों, ये मत सोचिए कि म्यूचुअल फंड में जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट करी है वो एज इट इज़ आपको रिटर्न देगी। म्यूचुअल फंड में जो मेरा तजुर्बा है, म्यूचुअल फंड लंबे समय के लिए तो बढ़िया है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए ये बढ़िया नहीं है। शॉर्ट टाइम अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो खुद से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इसमें इक्विटी में खुद इन्वेस्टमेंट करे और थोड़ी सी नॉलेज लेने की कोशिश करे। क्योंकि अगर लंबे समय के लिए आप म्यूचुअल फंड लगाते हैं
तो आपको 10 से लेकर 12-15% तक रिटर्न मिलती है मार्केट वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर इसको CAGR या ईयरली रिटर्न के बेस पे देखेंगे तो आपको मोस्टली म्यूचुअल फंड में 10 से लेकर 15-16% तक ही रिटर्न मिलती है। लेकिन स्टॉक्स जो होते हैं वो कई बार तो 10-10, 20-20 गुना हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें, और अगर पॉसिबल हो सके तो आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में आइए, समझिए इक्विटी मार्केट को। ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, दिस इज़ ए फुल फ्लैज बिजनेस। आप इसको समझिए और बेतहाशा रिटर्न इसमें मिल सकती है अगर आप इसको सोच के समझ के लंबे समय के लिए निवेशित रहते हैं। ओके गाइस, वीडियो को ख़त्म करते हैं। आशा है आपको म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ आपको मिलूँगा। और एक अपील कि जो भी नए यूज़र या व्यूअर जो भी देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पुराने जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो इस चैनल को आगे ट्रांसफ़र करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशंस आगे उन लोगों तक भी पहुँचे जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ओके गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।